हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप लोगों को भौतिक विज्ञान का अनसॉल्व पेपर सॉल्व कराएंगे जो हमारा 2025 में पेपर हुआ था। पेपर कोड हमारा 346 JY है। ठीक है, ये क्लास 12th के लिए है। तो सॉल्व करने से पहले आप लोग हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले का देखिए, यदि ध्रुवण कोण θ1 तथा क्रांति कोण θ2 हो तब इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा वो राइट होगा पहला। ठीक है, tan θ1 बराबर sin θ2। ठीक है, खा नंबर देखिए। खा नंबर में दिया गया है क्वेश्चन, अनचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति काई परम ताप T के साथ बदलती है। तो इसका ऑप्शन होगा सेकंड नंबर, यानी काई हो जाएगा समानुपाती T1 -1। ठीक है, ग नंबर देखेंगे, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता म्यू का अनुगमन वेग V तथा वैद्युत क्षेत्र E से सही संबंध है। तो सही संबंध किससे है ये आपको बताना है। तो सही संबंध हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, म्यू बराबर VD/E। घ नंबर देखिए, इसमें देखिए दिया गया है 1 गीगाहर्ट्ज GHz की आवृत्ति वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र के संगत है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हमारा राइट होगा, रेडियो तरंगे। अब इनका नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें इसको हमको अच्छे से हल करना है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के विभवांतर तथा धारा को क्रमशः V बराबर 100 साइन 100t वोल्ट तथा I बराबर 100 साइन ब्रैकेट में 100t प्लस π/3 मिली एम्पियर से प्रदर्शित किया गया है। परिपथ में व्यय विद्युत शक्ति होगी। तो क्या व्यय विद्युत शक्ति होगी ये आप बताना है हम लोगों को। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से। तो यहाँ से हम ये वाला सूत्र लगाएंगे, P एवरेज बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोण बना लेंगे V और I के बीच में। देखिए इसके बीच जो कोण है हमारा क्या है, फाई है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए VRMS बराबर क्या होता है, रूट में V²। और ये क्या, ये हमारे औसत का चिन्ह है। तो यहाँ से ये कहाँ से कहाँ तक गया है, 0 से T तक। ठीक है, और अगला हमारा IRMS। तो IRMS बराबर होता है रूट में, ये औसत का चिन्ह है I²। ठीक है, तो यहाँ से 0 से ये हमारा T तक। अब यहाँ से हमें देखो V का मान दिया गया है। V का मान आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे V का मान दिया गया है, यहाँ पे I का मान दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ से फाई का मान निकालेंगे। तो फाई का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे ये और ये दोनों कट जाएंगे। तो ये हमारा 100t, ये वाला मतलब इसमें से इसको माइनस करना है। तो 100t प्लस π/3 माइनस में क्या हो जाएगा, ये वाला 100t। तो यहाँ से ये हमारा प्लस में और ये माइनस में हो गए, दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे। फिर यहाँ से हो जाएगा π/3। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारा फाई के स्थान पे, यहाँ पे फाई के स्थान पे π/3 का मान रख देंगे। ठीक है, π/3 का मान यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, अब यहाँ से फाई का मान हमारा π/3 आ गया है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, VRMS का मान निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए ये हमारा, आप लोग देख लीजिए, sin² थीटा बराबर होता है 1/2 और sin² थीटा प्लस π/3 बराबर क्या होता है, 1/2। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, VRMS, यहाँ पे देखिए VRMS का सूत्र लिखे थे। तो यहाँ पे देखिए V² है, तो यहाँ पे पूरा क्या करेंगे, टोटल स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमारा इतना आ जाएगा 10⁴ इंटू sin² 100t। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद यहाँ पे देखिए इसका मान रख देंगे 1/2। सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा
10 का स्क्वायर बटे √2 वोल्ट में। ऐसे IRMS का मान भी रख देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ से देखिए I का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद में फिर मान रखेंगे, मान रखने के बाद भी यहाँ पे भी 10 का स्क्वायर बटे में √2, यहाँ पे वोल्ट में मिला था, यहाँ पे मिली एम्पियर में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए, इसको एम्पियर में चेंज कर देंगे। चेंज करने के लिए 10 की घात -3 एम्पियर से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो ये हमारा एम्पियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इस वाले में VRMS और IRMS का मान रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए VRMS का मान ये है और IRMS का मान ये वाला है। ठीक है, इसको रखेंगे और cos π/3 का मान होता 1/2। रखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद ये आएगा 10/4 बराबर 5/2। ठीक है, काटेंगे, फिर इससे 2 से काटेंगे 2.5 वाट। ठीक है, तो 2.5 हमारा सेकंड नंबर ऑप्शन में है, तो सेकंड वाला राइट होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें है हाइड्रोजन परमाणु में r त्रिज्या की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रदर्शित होती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो होगा वो 4th नंबर राइट होगा। 1/4πε0 E²/2r हो जाएगा। ठीक है, अब इसका खंड बा सॉल्व करेंगे। खंड बा में दूसरे का है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के किन्हीं 2 अनुप्रयोगों का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के 2 अनुप्रयोग हैं। देखो क्या कौन से अनुप्रयोग हैं, ऑप्टिकल फाइबर और हीरे की चमक। तो ऑप्टिकल फाइबर में पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्रकाश को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने से रोकता है, जिससे यह फाइबर के अंदर सुरक्षित रूप से फैलता है। फिर हीरे में यह प्रकाश को हीरे के अंदर कई बार परावर्तन होने की अनुमति देता है, जिससे हीरे को चमक मिलती है। ठीक है, क्या होता है, ये बार बार रिफ्लेक्शन करता रहता है उसी में, तो जिससे हीरा क्या होता है, चमकता रहता है। और फिर देखेंगे दूसरे का, अर्धचालकों में डोपिंग का क्या अर्थ है। ठीक है, डोपिंग का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा, अर्धचालक उत्पादन में डोपिंग एक आंतरिक मतलब ये क्या है, अनडोप्ड, यानी अर्धचालक में जानबूझकर अशुद्धियों का परिचय है, जिसका उद्देश्य इसके विद्युत प्रकाशीय और संरचनात्मक गुणों को संशोधित करना है। डोप किए गए पदार्थ को बाह्य अर्धचालक कहा जाता है। ठीक है, अब गा नंबर देखेंगे। गा नंबर प्रश्न हमारा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में निरोधी विभव का क्या अर्थ है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसमें इसका उत्तर हो जाएगा, निरोधी विभव की उत्सर्जक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भरता, किसी निश्चित आवृत्ति के आपतित प्रकाश के लिए उत्सर्जक पदार्थ के बदलने पर निरोधी विभव का मान बदलता है। जिस उत्सर्जक पदार्थ का कार्यफलन कम होता है उसके लिए निरोधी विभव अधिक, तथा जिसका कार्यफलन अधिक होता है उसके लिए निरोधी विभव क्या होता है, कम होता है। अब दूसरे का गा नंबर है हमारा, एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E बराबर 4i कैप प्लस 3j कैप वोल्ट प्रति मीटर में स्थित पृष्ठ ए वेक्टर बराबर 2j कैप मीटर स्क्वायर में संबंध वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। ठीक है, क्या करना है, वैद्युत फ्लक्स की गणना करना है। तो यहाँ पे हमें देखिए, हम सॉल्व करके रखे हैं, आप लोगों को समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे E वेक्टर बराबर हमें इतना दिया गया है और A वेक्टर बराबर 2j मीटर स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे फाई हमको ज्ञात करना है। तो वैद्युत फ्लक्स फाई का सूत्र होता है वेक्टर E इंटू A वेक्टर। ठीक है, मान रखेंगे। मान रखने के बाद देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। जैसे यहाँ पे 4i कैप है तो 2j कैप है, तो यहाँ पे देखिए इसका गुणा कराएंगे तो 4 दूनी 8, ये हो जाएगा i कैप इंटू जे कैप, प्लस में इसका गुणा इससे कराएंगे 3 दूना 6, जे कैप इंटू जे कैप। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर यहाँ पे
प्रोडक्ट दोनों अलग रहेंगे तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, 8 गुणे 0, ठीक है, प्लस में यहाँ पे j इंटू जे कैप, तो ये हमारा हो जाएगा 1। तो यहाँ पे 6 गुणे 1 हो जाएगा। तो हमारा ये वाला पार्ट तो पूरा शून्य हो जाएगा, क्योंकि गुणे में अगर कोई चीज़ 0 मिलती है तो वो शून्य हो जाता है। तो यहाँ पे 6 के 6, तो ये हमारा 6 वोल्ट मीटर, यही हमारा आंसर होगा। दूसरे का इंगा नंबर क्वेश्चन, गैल्वेनोमापी को वोल्ट मापी में कैसे रूपांतरित करते हैं? तो गैल्वेनोमापी की कुंडली के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर इसे वोल्ट मीटर से तथा समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध यानी सेंट को जोड़कर इसे अमीटर में रूपांतरित किया जाता है। ठीक है, ये हमारा इंगा नंबर क्वेश्चन का आंसर है। अब 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में है वाटहीन धारा से क्या तात्पर्य है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसका आंसर देखिए, वाटहीन धारा किसे कहते हैं या इससे क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब एक परिपथ में केवल संधारित्र या प्रेरक होता है तो शक्ति अपव्यय शून्य हो जाता है, भले ही धारा इसके माध्यम से प्रवाहित हो। इस धारा को वाटहीन धारा के रूप में जाना जाता है। अब हम लोग खंड सा हल करेंगे। खंड सा क्वेश्चन देखेंगे तीसरे का दिए गए संधारित्र को समायोजन की तुल्य धारिता तथा कुल संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। आप लोग चित्र देख लीजिए इसको। तीसरे का खा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रोटॉन तथा अल्फा कण को समान विभवांतर से चरित किया जाता है। कणों की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य में अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना? अनुपात। तो यहाँ से उत्तर इसका हो जाएगा, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। तो लैम्डा बराबर हमारा क्या होता है, h/p, जहाँ h क्या है, हमारा प्लांक स्थिरांक है, और p हमारा क्या है, संवेग है। ये हो जाएगा, जब एक कण को विभवांतर v से त्वरित किया जाता है तो उसके गतिज ऊर्जा qv होता है, जहाँ q कण का आवेश है। इसलिए गतिज ऊर्जा ke को इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो ke बराबर होता है 1/2 mv²। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा बराबर में qv के। ठीक है, अब यहाँ से लिखिए, जहाँ यम कण का द्रव्यमान है, v उसका वेग है, इसलिए क्या हो जाएगा, इन दोनों को देखिएगा, तो यहाँ से v हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो v हम निकाल लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा रूट में 2qv/m। अब संवेग p को इस प्रकार लिखा जा सकता है, p बराबर क्या हो जाएगा, mv। तो यहाँ से m हमारा यहीं रहेगा, v का मान इसको लिख देंगे। लिखने के बाद ये हो जाएगा हमारा रूट में 2mqv। इसलिए डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा को इस प्रकार लिखा जा सकता है, लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, h। अब यहाँ पे p के स्थान पे क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे, बस यहीं पे लिख दिए हैं, h/में √2mqv। अब यदि दो कणों प्रोटॉन और अल्फा कण को समान विभवांतर v से त्वरित किया जाता है तो उनके तरंगदैर्घ्य का अनुपात इस प्रकार होगा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा लैम्डा p बटे लैम्डा अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे लैम्डा p का मान रख देंगे, उसके बाद में लैम्डा अल्फा का मान, यहाँ पे जहाँ पे p है वहीं पे अल्फा कर देंगे, उसके बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद यहाँ से देखिए h कट जाएगा, ये हमारा इतने में हो जाएगा, जो कटने वाला होगा उसको काट लीजिएगा। काटने के बाद हमारा इतना आएगा, जहाँ mp प्रोटॉन का द्रव्यमान है, qp प्रोटॉन का आवेश है, तो यम अल्फा कण का द्रव्यमान है और q अल्फा कण का द्रव्यमान है, और q अल्फा कण का आवेश है।
हम जानते हैं कि अल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। तो यम अल्फा बराबर 4 mp और अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है, तो क्यू अल्फा बराबर 2qp हो जाएगा। तो ये यहाँ से हो जाएगा लैम्डा पी बटे लैम्डा अल्फा बराबर में हो जाएगा 4mp गुणे में 2qp बटे में mp गुणे qp। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 दूना 8, रूट में 8 आ जाएगा। अब इसे जब रूट से बाहर निकालेंगे ये तुम्हारा हो जाएगा 2√2। ठीक है, अब आगे पढ़िए। प्रोटॉन और अल्फा कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात कितना है? 2√2 अनुपात में 1 होगा। यदि हम 2√2 का 1 से विभाजित करते हैं तो हमें 2:1 का अनुपात मिलता है। अतः प्रोटॉन और अल्फा कण का समान विभवांतर से त्वरित करने पर उनकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात 2:1 होगा। ग नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रदर्शित परिपथ में ए व बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा चित्र है। यहाँ से हमको फर्स्ट वी ए बड़ा है वी बी से और दूसरा वी ए छोटा है वी बी से। ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें जो है वो फर्स्ट हमारा जो दिया गया है वी ए बड़ा है वी बी से, तो इसका आंसर जो होगा जब भी ए बड़ा है भी बी से तो डायोड अग्र अभिनत में है, अतः धारा ऊपर व नीचे दोनों भागों में प्रवाहित होगी। तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? आर बराबर में हो जाएगा 20 गुणे 5 और प्लस में 20 प्लस 5। तो इसको जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद ऊपर नीचे कट कर देंगे तो 4 ओम आएगा। और दूसरा हमारा है भी ए जब छोटा है भी बी से, तब इसके लिए हो जाएगा जब भी ए भी बी डायोड उत्क्रम अभिनत में होगा, अतः धारा केवल 5 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित होगी। यानी धारा हमारी कहाँ प्रवाहित होगी? सिर्फ 5 ओम में प्रवाहित होगी। तो इसलिए तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? आर बराबर 5 ओम हो जाएगा। घ नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोहर के परमाणु मॉडल के आधार पर यदि किसी इलेक्ट्रॉन की एनवी कक्षा की परिधि यस हो तथा संगत कक्षा के लिए डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा हो, तब सिद्ध कीजिए यस बराबर एन लैम्डा। तो हमको सिद्ध करना है एस बराबर एन लैम्डा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? बोर मॉडल में कोणीय संवेग तो कितना होता है? जे बराबर एन एच बाई 2 पाई। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं बराबर एम भी आर। तो हम इतना देखेंगे तो इतना यहाँ पे हो जाएगा। एम बी जो है वो हमारा नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एन एच एम बी, और यहाँ पे हो जाएगा इस साइड जाएगा तो 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक है, फिर एम बी बराबर हम क्या जानते हैं? पी होता है। एम बी बराबर हमारा पी होता है, तो इसलिए एम बी की जगह पे पी रख देंगे। उसके अंत में एच बाई पी जो हो जाएगा वो हमारा लैम्डा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एन लैम्डा। तो यस बराबर क्या हो जाएगा? एन लैम्डा। तो ये हमारा प्रूव्ड हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। खंड हमारा दा है। 4 के काम में पूछा गया एकल झिल्ली से प्रकाश के विवर्तन के प्रयोग में केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई का सूत्र प्राप्त कीजिए तथा पर्दे पर प्राप्त प्रकाश की तीव्रता विभाजन पर चित्र बनाइए। तो देख लिए 4 के काका केंद्रीय उच्चिष्ट का कोणीय चौड़ाई के सूत्र का निगमन। ठीक है, ये हमारा चित्र है, यहाँ पे हमारा पर्दा है और फिर देखिए इसमें है त्रिभुज ए बी के में, यानी ए बी के में। ठीक है, ये क्या है? हमारा त्रिभुज है ए बी के, इसको मानेंगे ए बी के। ठीक है, ये हमारा त्रिभुज है। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा बी के बटे ए बी। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लाल बटे कक्का, यानी लंब बटे
लंब बटे कर्ण होगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा बी के बराबर ए बी साइन थीटा। बी के बराबर क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा। तो ये ए बी हमारा क्या है, दूरी है डी, तो इसलिए ये हो जाएगा डी साइन थीटा। तो पी पर प्रथम निम्नलिखित की स्थिति के लिए डी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा। सभी निम्नलिखित के लिए डी साइन थीटा बराबर प्लस माइनस एन लैम्डा। दो क्रमागत निम्नलिखित के बीच कम चमकीले उच्छिष्ट बनते हैं तो थीटा का मान बहुत छोटा है, अतः साइन थीटा सर्वांशम थीटा। तो थीटा सर्वांशम कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लैम्डा बटे डी। अतः केंद्रीय उच्छिष्ट को की चौड़ाई थीटा थीटा नॉट बराबर 2 थीटा बराबर 2 लैम्डा बटे डी। विवर्तन में एकल झिरी प्रयोग में तीव्रता परिवर्तन ग्राफ। तो ये ग्राफ है विवर्तन कोण यहाँ से यहाँ तक, और ये तीव्रता मुख्य उच्छिष्ट, प्रथम निम्नलिखित, प्रथम गौण उच्छिष्ट, द्वितीय निम्नलिखित, द्वितीय गौण उच्छिष्ट। ख नंबर क्वेश्चन, एम्पियर का परपथीय नियम क्या है। इसकी सहायता से अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र प्राप्त कीजिए। इसका आंसर है एम्पियर का परपथीय नियम। आंसर देखेंगे, एम्पियर का परपथीय नियम। एम्पियर के परपथीय नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन जो हो जाएगा B वेक्टर इंटू dl वेक्टर परिपथ द्वारा घिरी कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। तो अर्थात क्या हो जाएगा, समाकलन में B वेक्टर इंटू dl वेक्टर बराबर म्यू नॉट I इंटू म्यू नॉट इंटू I हो जाएगा। अब ये देखिए, लंब सीधे धारावाही चालक के कारण तार के किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तार के किसी बिंदु पर क्या ज्ञात करना, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो ये यहाँ पे चित्र बनाएंगे, ये हमारा केंद्र 0 रहेगा, यहाँ पे म्यू नॉट वेक्टर रहेगा और यहाँ पे बी वेक्टर रहेगा जो इस दिशा में जाएगा, यहाँ पे आई रहेगा। तो देखिए इसको लिखेंगे समाकलन में बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर बराबर ये हो जाएगा हमारा समाकलन में बी डी एल कॉस 0 अंश, और फिर यहाँ से समाकलन में बी डी एल बराबर हो जाएगा बी इंटू 2πr। तो यहाँ से इसको हम क्या कर लेंगे, इतने को समीकरण 1 मान लेंगे, बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर बराबर बी इंटू 2πr, समीकरण 1 रहेगा हमारा। अब एम्पियर के परपथीय नियम से तो वहाँ जो पीछे समीकरण था उसको यहाँ पे लिख लेंगे, बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अतः क्या हो जाएगा, ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से b का मान निकाल लेंगे, तो ये जो 2πr है यहाँ पे नीचे चला जाएगा, तो हो जाएगा म्यू नॉट आई बटे 2πr। तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है हमारा b वो टेस्ला में होता है, तो ये टेस्ला में हो जाएगा। ग नंबर क्वेश्चन, यह लंबाई तथा एक अनुप्रस्थ प्रच्छेद के धातु के तार के सिरों के बीच ई विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है। चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग vd तथा विद्युत क्षेत्र E के संबंध का वेक्टर स्वरूप सूत्र प्राप्त कीजिए। तो इसका आंसर देखेंगे, यहाँ पे एक चित्र बनाएंगे और यहाँ पे भी रहेगा, उसके बाद में ये जो है वेलन का हमारा क्षेत्रफल है, यहाँ से ई वेक्टर रहेगा, ये हमारा क्षेत्र की दिशा रहेगी,
इस दिशा में निगेटिव रहेगा, ये इधर से जाएगा और ये इस दिशा में जाएगा, तो इसको BD मानेंगे। और यहाँ से दूरी कितनी है, यह लंबाई की है। तो संलग्न चित्र के अनुसार इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला त्वरण जो है वो हमारा हो जाएगा A बराबर F/m। ठीक है, यहाँ पे देखिए यह बराबर m में हम लोग जानते हैं, उसी को यहाँ पे लग के हैं, A बराबर F/m। ठीक है, बराबर अब F की जगह पे क्या लिख देंगे, E स्मॉल e और कैपिटल E लिख देंगे बटे में m। और यहाँ से हो जाएगा बराबर हमारा, यहाँ हो जाएगा E की जगह पे V हो जाएगा EV, और नीचे ML लंबाई है इसलिए यहाँ पे L हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। यदि शांतिकाल यानी J1 हो तो V1 बराबर हो जाएगा U1 प्लस AJ1। इस प्रकार अन्य कणों के लिए, ठीक है, इसी प्रकार अन्य कणों के लिए V1 की जगह पे V2 लिख देंगे, U1 की जगह U2, AJ2। ठीक है, 3 के लिए ऐसे लिख देंगे और डॉट डॉट करके ऐसे लिखते चले जाएंगे, तो Vn बराबर हो जाएगा UN प्लस AZn। अब यहाँ से देखिए n इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग जो होगा, टोटल क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद बटे n लिख देंगे, बराबर में हो जाएगा हमारा ये वाला पोर्शन। इसको भी ऐड कर लेंगे, इसको, और जो आएंगे उस सबको ऐड करते हुए लिख लेंगे UN प्लस AZ1 प्लस दूसरा वाला U2 प्लस AZ2 प्लस तीसरा मतलब जो डॉट डॉट करके है लिखने के बाद प्लस UN प्लस AJN बटे में क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए जो औसत वेग हमारा VD है, यहाँ से जोड़ने के बाद यहाँ पे देखिए U1 U2 और UN एक साइड कर लेंगे, प्लस में बटे n हो जाएगा। फिर प्लस में ये वाला पोर्शन AZ1 AZ2 डॉट डॉट प्लस में AZN, इसको एक साइड लिख लेंगे प्लस में, और यहाँ से क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट में J1 प्लस J2 प्लस डॉट डॉट JN बटे में n हो जाएगा। उसके बाद में अब ये इसका मान क्या मान लेंगे, इसको 0 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 0 और प्लस में AJ हो जाएगा। तो यहाँ से BD बराबर हमारा हो जाएगा AJ, समीकरण 2 मान लेंगे। अब यहाँ से समीकरण 1 एंड 2 से समीकरण हमारा 1 कहाँ पे है, समीकरण 1 हमारा यहाँ पे है और समीकरण 2 यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा VD बराबर, अब यहाँ पे A का मान, यहाँ A का मान जो था EB/ml था, तो वहाँ पे A का मान EB/ml लिख देंगे। उसके बाद में बचेगा हमारा J। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है, तो इसको आप बंद कर लीजिएगा। चार का घ देखेंगे। चित्र में 3 प्रत्यावर्ती धारा परिपथ दिखाए गए हैं जिनमें समान धारा है। कारण से समझाइए कि यदि आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज E की आवृत्ति बढ़ाई जाए तब इनमें प्रवाहित धारा के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए हमारा RI, L और C ये सब हमारे क्या चित्र हैं, बनाए गए हैं। तो इसका उत्तर रहेगा प्रत्यावर्ती धारा यानी AC परिपथ में यदि आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति बढ़ाई जाती है तो प्रतिरोध R वाले परिपथ में धारा का मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि प्रेरकत्व यानी L वाले परिपथ में धारा का मान कम हो जाएगा और संधारित्र C वाले परिपथ में धारा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इनके प्रभाव हम बता दिए आप लोगों को। अब इनका नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो कि हमारा चौथे का 11 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया वैद्युत चुंबकीय तरंग को आरेख द्वारा दिखाइए तथा इनके महत्वपूर्ण 3 गुणों को लिखिए। ठीक है, महत्वपूर्ण 3 गुणों को लिखना है। अब वैद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम के लिए विकिरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है, इसको बताना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये हमारा विद्युत क्षेत्र है और ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। इसको इस प्रकार बना लेंगे। ये हमारा
ई वेक्टर रहेगा, बी वेक्टर रहेगा, ई वेक्टर और बी वेक्टर। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर रहेगा, बी वेक्टर, ई वेक्टर, बी वेक्टर, ई वेक्टर, यानी इसका उल्टा। अब यहाँ पे देखिए वैद्युत क्षेत्र वेक्टर इधर है और ये हमारी क्या है, तरंग संचरण की दिशा है। ठीक है, इसी दिशा में तरंग हमारी क्या हो रहा है, संचरण हो रहा है। चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं। नंबर 1, वैद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। नंबर 2, इन तरंगों के संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर 3, ये तरंगे उदासीन होती हैं अतः विद्युत क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती हैं। 4 नंबर, ये तरंगे आवेशित कणों को विक्षेपित कर सकती हैं। अंत वाला गामा किरणों की तरंग दैर्घ्य जो होती है 10⁻⁻10 मीटर से 10⁻⁻13 मीटर होती है। पांचवे का देखेंगे, किसी प्रिज्म से न्यूनतम विचलन के लिए क्या शर्तें होती हैं। और इसमें क्वेश्चन पूछा गया है जो लगाना है, अपवर्तन कोण 30 अंश तथा अपवर्तनांक √2 के साथ एक पृष्ठ AC पर चांदी की कलाई की गई है। पृष्ठ AB पर एक प्रकार की किरण किस कोण I पर आपतित हो जिससे अपवर्तन के पश्चात चांदी की कलाई वाले पृष्ठ से परावर्तित किरण अपने मार्ग पर लौट जाए। चित्र देखें। चित्र जो है ये यही वाला दिया गया है क्वेश्चन में। यहाँ पे चांदी की कलाई दिया गया है, ये आई है और यहाँ पे 30 अंश का कोण है। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है। तो चलिए उत्तर देखते हैं। फर्स्ट देखिए, आपतन कोण और निर्गमन कोण बराबर हो तो कोण आई बराबर कोण ई हो जाएगा। और दूसरा है, प्रकाश किरण प्रिज्म के अंतर सममित रूप से गुजरे जिससे अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर हो जाए। ठीक है, ये हमारी 2 शर्तें हो गई। न्यूनतम विचलन के लिए ये शर्तें हैं। और चलिए क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, जो तल AC पर लंबवत किरण ही अपने मार्ग पर वापस लौटेगी। बिंदु P पर अपवर्तन कोण 30 डिग्री बराबर 30 डिग्री है। तो अपवर्तन कोण कितना है, बराबर हमारा 30 डिग्री है। यहाँ से देखिए AC ये है तल से लंबवत किरण, और फिर यहाँ से स्नेल के नियम से हो जाएगा sin I बटे sin 30 अंश बराबर n। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपतन कोण जो हमारा है वो हमारा 30 अंश है। तो यहाँ से sin I निकाल लेंगे, उसके अंदर इसको इस तरफ भेज देंगे। तो ये हो जाएगा sin I बराबर n sin 30 अंश। ठीक है, यहाँ पे n का मान हमें कितना दिया गया है, n का मान हमें यहाँ पे दिया गया है √2 दिया गया है। देख लीजिए √2 दिया गया है यहाँ पे अपवर्तनांक √2। ठीक है, उसको रख देंगे। और sin 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√2। तो बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से √2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। ठीक है, यहाँ पे 1 बचेगा, तो यहाँ से 1 बचेगा ये हमारा। और 1 जो होता है हमारा sin 45 अंश का मान होता है। तो यहाँ से sin I और sin 45 अंश, तो यहाँ से sin कट जाएगा, तो I बराबर क्या आ जाएगा, 45 अंश। तो कितना कोण बनेगा हमारा, 45 अंश का बनेगा। ठीक है, ये I वाला। ठीक है, तो वो अंदर में जो बनेगा वो हमारा रहेगा, ये हमारा ये 90 अंश का हो जाएगा और ये 60 अंश का हो जाएगा। यहाँ से ये जो रेखा है इसको मिला देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 का खा देखेंगे, अन्योन प्रेरण की घटना क्या है। ठीक है, अन्योन प्रेरण की घटना बताना है। एक हेनरी अन्योन प्रेरण गुणांक से क्या तात्पर्य है। जब एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में 10 माइक्रो सेकंड में 4 एम्पियर की धारा घटकर 0 हो जाती है
तब इसकी द्वितीय कुंडली में 40 किलो वोल्ट पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। प्राथमिक और द्वितीय कुंडली के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात करना है। तो चलिए पहले देखते हैं अन्योन्य प्रेरण की घटना क्या है। तो उत्तर रहेगा अन्योन्य प्रेरण। जब पास पास रखी दो कुंडलियों में किसी एक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान को बढ़ाया जाता है तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल या धारा उत्पन्न हो जाती है। तो क्या हो जाएगा? N2 phi2 बराबर हो जाएगा MI1। तो यहाँ से M निकाल लेंगे। M बराबर हो जाएगा N2 phi2 और ये I नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा I1। अब यहाँ पे देखिए एक हेनरी यदि किसी कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर 1 वेबर का फ्लक्स लिंकेज उत्पन्न होता है तो उसका स्वप्रेरकत्व 1 हेनरी होगा। ठीक है। अब यहाँ पे से जो क्वेश्चन दिया गया था वो है M बराबर -E2 बटे डेल I1 बटे डेल T। ठीक है, ये हमारा पूरा बट्टा है और नीचे ये दिया गया है। यहाँ पे मान रखेंगे -10 गुणे 10 की घात 3 और यहाँ पे 0 से 4 रहेगा और ये नीचे हो जाएगा समय जो है 10 गुणे 10 की घात -6। यहाँ पे देखिए ई का मान जो है हमारा 40 किलो वोल्ट। तो इसको 40 किलो वोल्ट जो है यहाँ पे चेंज करके लिखे हैं -40 गुणे 10 की घात 3। ठीक है, और उसके हमें यहाँ पे डेल आई जो होता है I2 माइनस I1 होता है। तो 0 में से -4 करेंगे। देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है में 4 एम्पियर। ठीक है, ये I का मान दिया गया है, ये 10 माइक्रोन। ठीक है, 10 माइक्रोन भी दिया गया है, 10 माइक्रोन सेकेंड दिया गया है, यानी T का मान दिया गया है। तो T का मान देखेंगे यहाँ पे, इसलिए 0 माइनस 4 किए हैं और यहाँ पे 10 गुणे माइक्रोन है तो 10 गुणे 10 की घात -6 किए हैं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। M बराबर 40 गुणे 10 की घात 3 गुणे 10 की घात -5। अब यहाँ पे जो है वो -4 हो जाएगा, 0 का मान नहीं है। अब वहाँ पे जो दिया गया था 10 में यहाँ 10 गुणे 10 की घात -6, तो 10 की घात -6 में से एक 10 चला जाएगा, 10 की घात -5 हो जाएगा जो कि हमारा सीधे ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 40 गुणे 10 की घात 3 गुणे 10 की घात -5। अब यहाँ से ये यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 ये कैंसिल हो गया, आएगा 10 गुणे 10 की घात -2। फिर यहाँ पे हो जाएगा 10 गुणे 10 की घात -2। यहाँ पे हो जाएगा 10 की घात 10 में से 2 में से एक 10 चला जाएगा तो बचेगा -1, तो हेनरी हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे M बराबर 0.1 H। फाइनल आंसर। ये अथवा वाला है। 5वें का खा ट्रांसफार्मर का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? एक आदर्श अपचायी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्याओं का अनुपात 20:1 है। जब 250 वोल्ट का निवेशी वोल्टेज लगाया जाता है तब निर्गत धारा 8 एम्पीयर होती है। गणना कीजिए फर्स्ट प्राथमिक कुंडली में धारा सेकंड निर्वात शक्ति। तो आंसर देखेंगे, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब प्राथमिक कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें बद्ध द्वितीय कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन होता है। फलस्वरूप द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। देखिए प्राथमिक कुंडली में धारा, तो यहाँ से सूत्र लगेगा NP बटे NS बराबर BP बटे VS, जो कि बराबर होता है किसके? IS बटे IP के। ठीक है, यहाँ NP का मान हमें जो दिया गया है वो हमें 20 दिया गया है और NS का मान हमें 1 दिया गया है, तो 20/1 लिख लेंगे। और IS का मान जो हमें दिया गया है वो 8 एम्पियर दिया गया है। तो यहाँ पे IP का मान निकाल लेंगे क्योंकि हमारा धारा पूछा जा रहा है प्राथमिक कुंडली में, यानी
तो यहाँ से हम निकालेंगे तो आ जाएगा IP बराबर हो जाएगा हमारा 0.4 A हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 8 जो है इसके नीचे चला जाएगा, 8 से इसको भाग देंगे तो 0.4 एम्पेयर में आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखें, एम्पेयर में आएगा। उसके बाद में यहाँ से P इनपुट हो जाएगा बराबर IP गुणे VP। ठीक है, IP का मान 0.4 A है और उसके अंदर VP जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे देखिए 250 वोल्ट दिया गया है, इससे गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 100 वाट। ठीक है, तो यहाँ पे प्रथम कुंडली में धारा जो हमारी है 100 वाट में जा रही है। सेकंड देखेंगे, निर्गत शक्ति पूछा गया है तो इसका सूत्र होगा आदर्श स्थिति में V इनपुट बराबर V आउटपुट। तो V इनपुट बराबर V आउटपुट, तो V आउटपुट निकाल लेंगे। इनपुट हमारा 100 वोल्ट दिया गया है तो ये भी 100 वोल्ट हो जाएगा। तो दूसरे का आंसर हमारा भी 100 वोल्ट होगा। तो आगे देखते हैं, क्योंकि दोनों बराबर हैं। पांचवें का गा देखिए, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए। इस समीकरण की सहायता से समझाइए कि यदि आपतित प्रकाश प्रोटॉन की आवृत्ति n गुनी कर दी जाए तब धातु पृष्ठ में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। धातु पृष्ठ के कार्यफलन तथा देहली तरंगदैर्घ्य से क्या संबंध होता है। तो हो जाएगा आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, यदि प्रोटॉन किसी धातु की सतह पर गिरता है तो उसका कुल ऊर्जा का कुल हिस्सा कार्यफलन में शेष ऊर्जा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में खर्च होता है। ठीक है, तो हो जाएगा HV बराबर W प्लस K हो जाएगा। ठीक है, और K का मान हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2 mv² मैक्स और W के स्थान पे लिखेंगे HV0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, इसको इस साइड कर देंगे तो ये हो जाएगा HV माइनस SV0। यहाँ से H कॉमन कर लेंगे तो H कॉमन कर लेंगे तो इस जगह V माइनस V0, और यहाँ पे हो जाएगा E के बराबर हो जाएगा 1/2 mv²। इसको ऐसे लिख देंगे, बस यहाँ पे E के लिख देंगे तो E के बराबर हो जाएगा, इसके मतलब क्या है, इसके बराबर ये है तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो E के बराबर हो जाएगा HV माइनस V0 समीकरण 1। और यहाँ पे आपतित प्रकाश की आवृत्ति n गुना बढ़ा देने पर, तो n गुना बढ़ा देने पर क्या हो जाएगा, E के डैश बराबर H और यहाँ पे क्या हो जाएगा NV माइनस V0। इस समीकरण 2 मान लेंगे। अतः अधिकतम गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा, अतः अधिकतम ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कार्यफलन जो हो जाएगा W बराबर हो जाएगा HV0। तो इसको लिख सकते हैं HC/λ0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो है W अनुक्रमानुपाती 1/λ0 हो जाएगा, जहाँ λ0 क्या है, देहली तरंग दैर्घ्य है। पांचवे का घा, व्हेटस्टोन सेतु पर सिद्धांत किरचॉफ नियम से समझाइए। दिए गए परिपथ में गैल्वेनोमापी झी में कोई विक्षेप नहीं है, सेल में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, कितनी धारा प्रवाहित हो रही है भी पूछा गया है, और विक्षेप क्या है, नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है और इसके बाद में चित्र भी है, ये है चित्र। ठीक है, इस पर क्वेश्चन करेंगे। उत्तर देंगे व्हेटस्टोन सेतु में संतुलन की प्रतिबंध। ठीक है, संलग्न चित्र के अनुसार किरचॉफ के नियम से। ठीक है, ये हमारा चित्र है, P Q और R और S है, ये B है और यहाँ पे G है। यहाँ पे धारा जो है IG है, यहाँ से I1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, I1 से स्टार्ट होती है, यहाँ इधर ये धारा चली जाती है, इधर ये धारा चली जाती है, ये हो जाएगा I माइनस I1। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा तो ये हो जाएगा I माइनस I1 प्लस IG। ठीक, और यहाँ पे ये धारा इधर हो जाएगी और फिर इधर आ जाएगी, ये इधर जो चल रही है तो ये हो जाएगा I माइनस IG। ठीक है,
और यहाँ से आके ये हो जाएगा हमारा आई। ठीक है, यहाँ पे कुंजी लगी हुई है K1 और यहाँ पे क्या है, बैटरी लगी हुई है और यहाँ पे K2 है। ठीक, अब चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बंद पासा ABDA में, यानी बंद पासा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ABDA में। ठीक है, इतने में हमको ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे I1P, यानी I1P प्लस IG मतलब IG और Z माइनस में हो जाएगा, धारा देखो इधर है और ये वाली धारा उल्टी है तो इसलिए माइनस में हो जाएगा I माइनस I1। ठीक है, और R इंटू में इसकल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे, बराबर के उधर करेंगे तो जो माइनस चिन्ह उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो I1P प्लस IG स्मॉल जी बटे कैपिटल जी, सॉरी स्मॉल जी इंटू कैपिटल जी बराबर ब्रैकेट में हो जाएगा I माइनस I1 इंटू R। तो समीकरण 1 हो जाएगा। अब बंद पासा BCDB में। ठीक है, इसमें कैसे होगा, इसमें देखिए ये धारा इधर जा रही है तो ये हो जाएगा I माइनस IG इंटू में Q हो जाएगा और माइनस में ये वाली धारा I माइनस I1 प्लस IGS और माइनस में ये हो जाएगा IG और G हो जाएगा, क्योंकि धारा उल्टी रहेगी तो वहाँ पे माइनस का चिन्ह लग जाएगा, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, जो हमारा इतना पार्ट है इसको बराबर के इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा I1 माइनस IG इंटू Q माइनस IG और इंटू कैपिटल G बराबर हो जाएगा I माइनस I1 प्लस IGS। ये समीकरण 2 हो जाएगा। संतुलन की अवस्था में IG क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। IG हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अतः समीकरण 1 और 2 इस प्रकार होंगे। तो जहाँ जहाँ हमारा IG है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो समीकरण 1 में बचेगा I1P। ठीक है, इधर का ये 0 हो जाएगा और बचेगा I माइनस I1 इंटू R। ठीक है, ये समीकरण 3 मान लेंगे। और दूसरे में क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये इतना पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा तो बचेगा I1Q। Q का गुणा इसमें होगा तो ये हो जाएगा I1Q और ये भी 0 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे भी जो यहाँ पे A लिखा है, सॉरी यहाँ पे G हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा I माइनस I1S। ये समीकरण 4। अब क्या करेंगे, इन दोनों को घटा देंगे, अरे सॉरी भाग दे देंगे। तो समीकरण 3 भागे समीकरण 4 तो हो जाएगा I1P बटे में I1Q और ये हो जाएगा I1 माइनस I1R और नीचे ये बटे में हो जाएगा I माइनस I1S। यहाँ से यहाँ ये कैंसिल तो हो जाएगा PQ बराबर RS। ये हमारा फाइनल है। अब इसका सवाल लगाएंगे। अब यहाँ देखिए संतुलन की अवस्था में यहाँ पे हो जाएगा 3/4 और R/12। तो यहाँ से R का मान क्योंकि यहाँ पे वही वाला सूत्र लगेगा जो यहाँ पे P/Q बराबर R/S में। तो ठीक है, यही रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/4 और यहाँ पे R/12। तो यहाँ से R का मान निकाल लेंगे तो यहाँ पे 12 गुणे में 3 हो जाएगा बटे में 4, फिर इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 9 ओम। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, तो परिपथ का क्या ज्ञात करना है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो R डैश हो जाएगा 4 प्लस में 12 जोड़ लेंगे। ठीक है, और दूसरा ये हमारा यहाँ पे इस वाले ओम, यहाँ पे R पे 9 ओम आ गया है, इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, और फिर बटे में हो जाएगा, यहाँ पे इंटू है और बटे में हो जाएगा, इसको ऐड करके फिर प्लस में इसको भी ऐड कर देंगे और उसके में गुणा भाग करने के बाद हमारा फाइनल आंसर जो हो जाएगा
बराबर आएगा 48/7 ओम। ठीक, ये आर डैश का मान है, तो सेल में प्रवाहित धारा पूछी गई है, तो आई बराबर भी बाई आर डैश होता है। तो यहाँ से भी का मान हमारा क्या है 24 वोल्ट। उसके बाद में आर डैश का मान 48/7 है, 7 ऊपर चला जाएगा और यहाँ 24 और 48 कटेगा तो 2 बार में जाएगा, 7/2 बराबर 3.5 एम्पियर हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन। 5 का इंगा, दो समांतर धारावाही लंबे चालकों के बीच चुंबकीय बल का सूत्र प्राप्त कीजिए तथा इसकी सहायता से 1 एम्पियर धारा की परिभाषा दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा अनंत लंबाई के, उत्तर इसका जो होगा अनंत लंबाई के समांतर धारावाही सीधे तारों के बीच लगने वाला बल। ठीक है, तो यहाँ पे संलग्न चित्र में देखेंगे, चित्र ऐसे बना लेंगे। ठीक है, पी क्यू और आर एस। ठीक है, यहाँ पे I1 धारा जा रही है, यहाँ पे I2 धारा, और इसके बीच क्या है फोर्स है, यानी बल लग रहा है, और यहाँ से R दूरी है। तो यहाँ से हो जाएगा तार PQ, ये जो है तार हमारा PQ में धारा I के कारण तार RS पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र, तो RS के कारण लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र बल जो है वो हमारा हो जाएगा B1 बराबर μ0/4 पाई, और हो जाए B1 बराबर μ0/4 पाई I1/R हो जाएगा। I1/R ये जो है वो कागज के तल में लंबवत अंदर की ओर है। ठीक है, और दूसरा देखेंगे, इसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण तार RS पे लगने वाला चुंबकीय बल यानी F ज्ञात करेंगे, तो हो जाएगा इसके लिए I2 B1 L साइन 90 अंश। ठीक है, सीधा है तो 90 अंश का एक कोण बनेगा L साइन 90 अंश। तो साइन 90 अंश का मान 1 होता है, इसलिए इसका काम खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा I2 B1 L, तो F बराबर हो जाएगा μ0/4 पाई, और हो जाएगा I और B1 का मान रख देंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये हो जाएगा I1 I2 L/R हो जाएगा, जो है हमारा न्यूटन प्रति मीटर, ये अंदर की ओर होगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि समान दिशा में धारा प्रवाहित होने पर दोनों तारों के बीच लगने वाला बल आकर्षण बल होगा, क्योंकि दोनों तलों पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा विपरीत है। अब विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होने पर दोनों तारों में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समान होगी, अतः लगने वाला बल प्रतिकर्षण बल होगा। कैसा बल होगा? प्रतिकर्षण बल होगा। अब 1 एम्पियर दो समांतर धारावाही चालक के बीच लगने वाला चुंबकीय बल F/L बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 I1 I2/R। तो यदि दो धारावाही चालक एक दूसरे के समांतर 1 मीटर की दूरी पर रखे हों और उनके बीच एकांक लंबाई पर लगने वाला बल चुंबकीय बल 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर हो, तो दोनों तारों में बहने वाली वैद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा। अब यहाँ से खंड या देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु आवेशों की निकाय पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? दिए गए चित्र में आवेशों की निकाय की कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। ठीक है, ये इतना चित्र हमको दिया गया है, प्लस क्यू लिखा गया, माइनस क्यू और प्लस क्यू और माइनस क्यू। अब इस विकर्ण को हम मिला देंगे, मिलाने के बाद यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा 1, और यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए। ठीक है, इसको मान लेंगे। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा किसी आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए जो कार्य होता है उसे उस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पे U बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R12 हो जाएगा। ठीक है, निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? इतना इसको लिख लेंगे और इसके स्थान पे लिखेंगे एक बार माइनस Q2 Q स्क्वायर बटे में A लेंगे, फिर प्लस में दूसरा ले लेंगे यहाँ वाला माइनस Q स्क्वायर
और इसका ए ले लेंगे, फिर प्लस में माइनस क्यू स्क्वायर ए, प्लस में फिर माइनस क्यू स्क्वायर ए ले लेंगे, ठीक है। और प्लस में क्यू स्क्वायर बटे में √2a, यहाँ की विकर्ण की लंबाई क्या है, √2a है, और प्लस में क्यू स्क्वायर √2a है। यहाँ पे हम 4 बार क्यू का मान माइनस में रखेंगे, उसके बाद में प्लस में 2 बार रखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई ए, यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे जितना है। तो यहाँ पे जब क्यू स्क्वायर बाई ए कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ पे -1, यहाँ पे हो जाएगा -1, यहाँ होगा। तो टोटल जो हो जाएगा वो जुड़ जाएगा, वो हो जाएगा -4। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू, यहाँ पे क्यू और ये क्यू हो जाएगा, 2 जुड़ेंगे तो हो जाएगा 2, और यहाँ पे ये दोनों जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा √2। यहाँ से ए कॉमन है। u बराबर हो जाएगा 4πε0 के क्यू स्क्वायर बाई ए, और -4 प्लस √2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2√2 था तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, √2 गुणे में √2 बटे में √2। 2 को √2 गुणे √2 लिख सकते हैं, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √2। अब ये हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा, इसका माइनस का चिन्ह जो है हम कॉमन ले लेंगे, तो जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस हो जाएगा, जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो 4 माइनस √2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा -q² बाई 4πε0 के ए हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अथवा देख लेंगे, क्वेश्चन है, आवेश के पृष्ठ घनत्व का सूत्र तथा मात्रक लिखिए। एक आवेश क्यों 2 संकेंद्रीय खोखले गोलों जिनकी त्रिज्या r1 तथा r2 ब्रैकेट में रहेगा, r1 बड़ा है r2 है पर विपरीत है, यदि उनके पृष्ठ आवेश घनत्व समान है तब उनके उभयनिष्ठ केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए, ठीक है। हम इसका आंसर आप लोगों को दिखा देते हैं। यहाँ पे नेट विभव जो हुआ v बराबर v1 प्लस v2 है। इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद इसमें जोड़ने के बाद जो चीज़ कॉमन होगी उसको कॉमन कर लेंगे और फिर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, जोड़ना है। तो ये हो जाएगा, यहाँ से क्यों क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो हो जाएगा r1 प्लस r2, और यहाँ पे 4πε0 के कॉमन कर लेंगे, तो ये इतना और ये इतना बराबर है। कॉमन नहीं करेंगे, अगर ये दोनों पक्ष बराबर है तो एक बार में लिख देंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यों दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो r1 प्लस r2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए v बराबर क्यों r1 प्लस r2 बटे में 4πε0 r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। सात नंबर क्वेश्चन, पास दिशिक पीएन संधि डायोड की क्रियाविधि परिपथ चित्र बनाकर समझाइए तथा इसके BI अभिलाक्षणिक ग्राफ की पहचान में एवेलॉस भंजक को स्पष्ट कीजिए। किसके भंजक को स्पष्ट करना है, एवेलॉस भंजक को। तो यहाँ से देखिए, पीएन संधि डायोड के पश्च अभिनत में क्रिया विधि, ठीक है, ये चित्र बना लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे, पीएन संधि डायोड के पश्च अभिनत में जोड़ने वाले इलेक्ट्रॉन और कोटर विपरीत दिशाओं में चलने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन और कोटर क्या होते हैं, विपरीत दिशा में चलने लगते हैं, जिसके कारण अवक्षय पृष्ठ की चौड़ाई बढ़ जाती है। अवक्षय पृष्ठ की चौड़ाई क्या होती है, बढ़ जाती है। फलस्वरूप संधि का प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। प्रतिरोध अधिक होने के कारण परिपथ में धारा प्रवाह नहीं होता है। संधि के सिरे पर लगाया गया विभवांतर धीरे धीरे बढ़ाने पर एक स्थिति ऐसी आती है जब संधि के पास सभी सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं और अत्यधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं, इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म उत्पन्न होते हैं, जो संधि को तेजी से पार करते हैं
और अत्यधिक धारा प्रवाहित होती है। इस लगाए गए विभवांतर को भंजक विभवांतर यानी एवेलॉस लॉन्स भंजक कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तीर बना के लिखेंगे। पश्च अभिनत में संधि डायोड का प्रतिरोध उच्च पे कितना होता है, लमसम में होता है 10⁶ ओम होता है, और पश्च अभिनत में उच्च विभवांतर की आवश्यकता होती है। तो ठीक है, अब इसका एक चित्र बना लेंगे, पीआई ग्राफ जो बना लेंगे हम। तो ये यहाँ पे ठीक है लाइन खींचेंगे और यहाँ से एक रेखा खींच देंगे जो हमारा यहाँ पे ओरिजिन है, केंद्र जो हमारा है वो 0 है। नीचे जो जाएगा वो पश्च धारा जाएगा और इधर जो जाएगा वो पश्च विभवांतर जाएगा। आठ नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रमाण के रदरफोर्ड के अल्फा कण के प्रकीर्णन प्रयोग का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इस मॉडल में क्या कमी है, बोहर के मॉडल से इसे कैसे दूर किया गया। ठीक है, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। तो यहाँ से देखिए अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग रदरफोर्ड द्वारा किया गया एक महत्वपूर्ण प्रयोग है जिसमें परमाणु के नाभिकीय मॉडल का खुलासा किया। इस प्रयोग में उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कणों को एक पतली सोने की पन्नी पर गिराया गया। अधिकांश अल्फा कण बिना किसी विक्षेपण के वापस हो जाएं, लेकिन कुछ विक्षेपित हुए और कुछ वापस आ गए। यह प्रयोग बताता है कि परमाणु का अधिकांश भाग यानी ब्रैकेट में हो जाएगा आयतन खाली है और परमाणु का धनात्मक आवेश एक छोटे घनीभूत भाग में केंद्रित होता है जिसे नाभिक कहते हैं। यही हमारा नाभिक, और इसके तरफ क्या प्लस चार्ज है और ये इसी पे हमारा अल्फा कण क्या हो गया, क्या किया गया था, गिराया गया था। ठीक है, कुछ इधर गए, कुछ इधर गए, कुछ उधर गए हैं। ठीक है, ये चित्र आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। अब यहाँ से देखिए रदरफोर्ड मॉडल की कमियां। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां हैं, इसमें फर्स्ट लिखेंगे इनके अनुसार इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में घूम सकते हैं। दूसरा है इनके अनुसार स्पेक्ट्रम लगातार प्राप्त होना चाहिए लेकिन लगातार नहीं होता है। और तीसरा है रदरफोर्ड जी ने स्पेक्ट्रम का कोई व्याख्या नहीं किया। और चौथा है इनके अनुसार इलेक्ट्रॉन घूमते समय अपना द्रव्यमान खो देते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नाभिकीय संलयन द्वारा नाभिकीय विखंडन में क्या अंतर है। दी गई नाभिकीय संलग्न प्रक्रिया की सहायता से उत्सर्जित ऊर्जा Q का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया गया 1s2 + 1s3 जो है 2He4 प्लस में 0n1 + Q। ठीक है, दिया है 1s2 का द्रव्यमान जो है 2.0141 AMU है और 1s3 का द्रव्यमान जो है वो 3.0160 AMU है और 0n1 का द्रव्यमान बराबर 1.0087 AMU और 2s4 का द्रव्यमान जो है वो 4.0026 AMU है और एक AMU बराबर होता है 931 MeV। तो आंसर उसका हो जाएगा नाभिकीय संलयन में दो हल्के परमाणु नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं और भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है जैसे सूर्य में, जबकि नाभिकीय विखंडन में एक भारी परमाणु नाभिक छोटे नाभिकों में टूट जाता है और ऊर्जा छोड़ता है जैसे परमाणु रिएक्टर में। संलयन के अत्यधिक ऊर्जा, तापमान और दबाव चाहिए, जबकि विखंडन में कम ऊर्जा लगती है और यह नियंत्रित किया जा सकता है लेकिन रेडियोधर्मी कचरा उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? रेडियोधर्मी कचरा उत्पन्न करता है। तो द्रव्यमान क्षति यानी डेल एम बराबर हो जाएगा एम रिएक्टेंट माइनस एम प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यानी दो को जोड़ेंगे और
यहाँ पे 2 को जोड़ेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2.0141 और प्लस में 3.0160, ये हमारा जो है इन दोनों का मान है। NH2 का मान है और 1S3 का मान इन दोनों का दिया गया है। फिर इन दोनों का मान दोनों क्या करेंगे ऐड कर देंगे। जोड़ने के बाद यहाँ पे प्राप्त होगा 5.0301। अब यहाँ पे माइनस में प्राप्त होगा 5.0113। अब इसमें से घटा देंगे, घटाने के बाद हमारा आएगा 0.0188 AMU। ये डेल एम का मान है। तो उत्सर्जित ऊर्जा बराबर होता है Q बराबर डेल एम गुणे 931 MeV। तो डेल एम का मान रखेंगे, मान रखने के बाद गुणा कर देंगे, गुणा करने के बाद आ जाएगा 17.5028 MeV। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यंग के द्विध्रुवी के प्रयोग में केंद्रीय फ्रिंज से एनवी दीप्ति तथा एनवी अदीप्त फ्रिंज की दूरियों के सूत्र लिखिए। इस प्रकार में दो झुर्रियों के बीच की दूरी 3 मिमी तथा 480 नैनोमीटर तंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश स्रोत का प्रयोग किया जाता है। पर्दे व झुर्रियों के बीच की दूरी 2 मीटर है। 8वीं दीप्त तथा तीसरी अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे उत्तर इसका हो जाएगा एनवी दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी XB बराबर होता है ND लैम्डा बाई D और एनवी अदीप्त फ्रिंज के केंद्रीय फ्रिंज की दूरी XD बराबर हो जाएगा 2n-1D लैम्डा बाई 2D। अब यहाँ से लैम्डा का मान हमारा जो दिया गया 480 नैनोमीटर, ठीक है, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। 480 गुणे 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है। यहाँ से इसको मतलब इधर खिसका देंगे दशमलव, तो यहाँ पे यहाँ से 10⁻2 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻−7 मीटर हो जाएगा। और यहाँ पर D बराबर कितना दिया गया 3 मिमी दिया गया है, तो इसको 3 मिलीमीटर दिया गया तो इसको मीटर में चेंज करेंगे। 3 गुणे 10⁻−3 मीटर हो जाएगा। और D का मान हमें कितना दिया 2m दिया गया है। दूरी कितनी दी गई है 2 मीटर दी गई है। अब हम क्या करेंगे 8वीं दीप्त फ्रिंज के केंद्रीय फ्रिंजों से दूरी XB बराबर यहाँ पे n की जगह क्या कर देंगे 8 लिख देंगे, बाकी सारा मान क्या करेंगे रख देंगे। D का मान 2 है और लैम्डा का मान कितना है 4.8 गुणे 10⁻⁻7 है। उसके अंदर यहाँ पे D जो दिया गया है D हमारा है 3 गुणे 10⁻3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारा 2.56 गुणे 10⁻3 मीटर आएगा। और तृतीय दीप्त फ्रिंज की एक केंद्रीय फ्रिंज से दूरी तो x3 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 3 रखेंगे और यहाँ पे 2 गुणे में 3 -1 हो जाएगा, n की जगह पे 3 रख देंगे। उसके अंदर D का मान रखेंगे, D का मान हमारा 2 है और लैम्डा का मान रख देंगे, ठीक है। लैम्डा का मान रखने के बाद अब यहाँ पर 2D यानी 2 गुणे में 3 गुणे 10⁻−3 D का मान इधर है। रखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.80 गुणे 10⁻3 मीटर। तो 8वीं दीप्त फ्रिंज तथा तृतीय दीप्त फ्रिंज की बीच की दूरी, तो दूरी को क्या करेंगे घटा देंगे। यहाँ से 2.56 गुणे 10⁻3 मीटर से इतने को घटा देंगे तो आ जाएगा 1.76 गुणे 10⁻3 मीटर। तो यहाँ तक हम 9 नंबर क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। पूरी वीडियो हमारी समाप्त होती है, तो आप लोग अंत तक वीडियो देखिएगा और देखने के बाद लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत मेहनत से वीडियो बनाए हैं, लिख लिख के एक एक पार्ट हमने डाला है और समझाया है, तो अच्छे से वीडियो देखिएगा और तैयारी कीजिएगा अच्छे से, और हो सकेगा तो वीडियो और भी शेयर कीजिएगा। लास्ट में अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा वीडियो कैसी लगी है।